Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 12 तो बाकी ने क्यों नहीं किया? कोशिश करी, फुल करी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुमने बनाया क्यों? एप्लीकेशन को बनाना तो पहले क्या नहीं हुआ, कितने दिन पीछे चल रहा तू ये बता। एक क्लास क्यों? हमें समझ गया अब तो समझ गया मैं क्या किया। ठीक है, चल तो हम समझ लेते हैं पहले। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी की वैल्यू को आप रिप्लेस अगर करें तो कैसे करेंगे। तो मैंने मान लीजिए क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मान लीजिए मैंने वही ABC नाम की इसको विकास कर दिया। मैंने XYZ नाम की को मोहन कर दिया और PQR नाम की को मैंने लोकेश कर दिया। जो भी आप नाम देना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। सो console.log इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। सो नोड, सो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें 3 अलग अलग की हैं। ABC नाम की है, XYZ है और PQR। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया है ना, लेट की ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और ये कीज फंक्शन को हम क्या दे देंगे, ऑब्जेक्ट। सो ये हमको अरे दे देगा और उस अरे से एक एक की हमको मिलती जाएगी। भले हम कंसोल करके देख लें कि console.log कि भी हमको एक एक की मिल रही है या नहीं। तो मिल रही है ABC XYZ PQR। अब इस की के करस्पॉन्डिंग हम एक वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहा कि भैया इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मुझे दे दो। तो हमको की भी मिल गई और वैल्यू भी मिल गई। देख लेते हैं। तो ABC विकास, XYZ मोहन, PQR लोकेश। यहां तक कोई डाउट? ठीक। तो अब मैंने क्या किया, या कंसोल करने की बजाय इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया और मैंने बोला कि इसकी प्रॉपर्टी किस नाम से रखनी है, जो वैल्यू के अंदर डेटा रखा है। और वैल्यू यानी कि मैंने की को वैल्यू बना दिया, वैल्यू को की। तो ऐसा करने के बाद गड़बड़ ये हुई होगी कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर 6 प्रॉपर्टीज हो गई होंगी, राइट। सो देखो 6 प्रॉपर्टी हो गई, 3 तो पहले से थी। अब उल्टा जब मैंने किया तो विकास क्या बन गई, की ABC वैल्यू, मोहन की XYZ वैल्यू, लोकेश की PQR। तो ये हुआ कैसे, इतनी कहानी समझ आ गई। की और वैल्यू हमने अलग अलग निकाल लिया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ 3 प्रॉपर्टी और ऐड कर दी। लेकिन जब 3 नई प्रॉपर्टी ऐड करी तो उल्टी करी, वैल्यू इधर की इधर। लेकिन अभी तो 6 हो गए। अब हम क्या करें कि जब ये काम हो गया तो पुराना वाला एलिमेंट डिलीट कर दें। यानी कि हम ABC विकास को हमने विकास ABC कर दिया तो इसको डिलीट कर दो। XYZ मोहन को आपने मोहन XYZ कर दिया तो इसको डिलीट कर दो। जब आपने PQR लोकेश को लोकेश PQR किया तो इसको डिलीट कर दो। तो फिर कहानी सही हो जाएगी। तो अब डिलीट कैसे करेंगे, बस ये चीज आपको सर्च करनी थी। जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड होता है डिलीट, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट का कौन सा एलिमेंट हटाओ जिसकी की ये हो, तो आपका ऑब्जेक्ट बदल गया। ये रहा ठीक उल्टा। तो ABC विकास, विकास ABC हो गया, XYZ मोहन, मोहन XYZ हो गया, और PQR लोकेश, लोकेश PQR हो गया। नया ऐड कर दिया, पुराना वाला हटा दिया। और लेकिन नया वाला जो ऐड किया तो उसको ठीक उल्टा ऐड किया था। बस इतना करना था। अगर मैनुअल तुमने बस डिलीट की कहानी तक अटक गई तुम्हारी, बाकी तो कर लिया था तुमने।
अब इसमें क्या दिमाग लगाना था जो नहीं हुआ, ज्यादा मुश्किल काम करना नहीं था। अब अगर आपने नेट पे सर्च किया होगा इसको, हाँ वो न जाने क्या क्या आ रहा था, वो भी मैं समझा देता हूँ। सो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट डॉट इंटिटीज इंट्रीज, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज। इसको आप क्या दोगे आर्गुमेंट में, ऑब्जेक्ट, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक अरे, राइट। अभी करता क्या, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, एक अरे। अरे कैसा होता है, राइट, ये अरे बन गया। अब इस अरे के अंदर रखेगा क्या, बस आपको समझना है। तो ये क्या करता है फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखता है कि पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, एबीसी, और उसकी वैल्यू क्या है, विकास। तो ये इस अरे के अंदर एक एलिमेंट ऐड करेगा जो कि खुद ब खुद अपना एक अरे होगा, ये भी अरे होगा। इसमें वो प्रॉपर्टी डाल देगा एबीसी और विकास, ठीक। यानी कि पहला उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको जो पहली प्रॉपर्टी मिली, प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों को अलग निकाल के वो इस तरीके से अरे के अंदर एक और अरे बना देगा। फिर उसको दूसरी प्रॉपर्टी मिली XYZ मोहन, तो इस अरे के अंदर कॉमा, फिर एक और अरे XYZ कॉमा मोहन। फिर अगली प्रॉपर्टी मिली PQR लोकेश, तो फिर से अरे PQR लोकेश। बस समझ में आ गई मुझे क्या देगा, अरे के अंदर अरे बनाता जाएगा और प्रॉपर्टी वैल्यू को अलग अलग सेपरेट अरे में रखता जाएगा। तो इस अरे को प्रिंट करवा के देखो, तो console.log ARR, सॉरी सेकंड नंबर मिल गया अरे। पहला प्रॉपर्टी क्या थी, एबीसी विकास, तो देखो इस अरे के अंदर क्या आया, एबीसी विकास। दूसरा XYZ मोहन, तो XYZ मोहन। इधर PQR लोकेश, तो इधर हो गया। इतना काम कर दिया, ये किसने किया, अब इसके बाद हम क्या करें कि इस अरे को मॉडिफाइड करवाएं। तो मैंने इस अरे के साथ क्या लगाया, मैप। अब मैप क्या करता है, एक एक ऑब्जेक्ट देगा। तो अरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3। तो मैं आपको दिखा देता हूं, पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट, ठीक हो गया काम। तो मैंने मैप को कहा कि भाई तू इसके अंदर से मुझे एक एक एलिमेंट देता रहे, यानी कि एक एक अरे मिल जाएगा। उस अरे के अंदर 3 अरे हैं, तो मैंने उसके अंदर से एक एक अरे निकाला और फिर उस अरे को रिवर्स कर दिया। रिवर्स फंक्शन पढ़ा था, क्या करता था, तो अगर ये उल्टा होके और फिर मॉडिफाई होगा तो देखो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको पहले ये अरे प्रिंट करके दिखा देता हूँ जो एंट्रीज से हमको मिला था, फिर हमने उसको मॉडिफाई किया, ये अरे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो अब इससे क्या हो जाएगा, तो उस अरे के अंदर जो एबीसी विकास था, अब वो विकास पहले आ गया, एबीसी बाद में आ गया। रिवर्स किया था हमने, XYZ मोहन, तो मोहन XYZ, PQR लोकेश। तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट से इंट्रीज, फिर उसको रिवर्स किया, रिवर्स में उल्टा हो गया। अब उसको बोले यार इस सारे से फिर ऑब्जेक्ट बना दे। तो उस अभी क्या, अब जब बनाएगा वो तो विकास को क्या मानेगा, वो की, एबीसी को क्या मानेगा, वैल्यू। क्योंकि जब आप सोचो उसने जब तोड़ा था तो पहले की रखेगा फिर वैल्यू रखेगा। तो मैंने उस की वैल्यू वाले अरे को रिवर्स करके वैल्यू उल्टा कर दिया। अब इससे फिर अगर हम ऑब्जेक्ट बना लें तो काम हो जाएगा हमारा। अब इससे ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो इससे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए OB इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक और फंक्शन है फ्रॉम एंट्रीज, और इसको वारे दे दो जिससे हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। और अगर आप इसको प्रिंट करोगे इस ऑब्जेक्ट को अब, तो हमारा कोड रिवर्स हो गया होगा। ये रहा रिवर्स, एबीसी विकास, विकास एबीसी हो गया, XYZ मोहन, मोहन XYZ हो गया, PQR लोकेश। कोई दिक्कत,
समझ में आ गया कैसे होगा? ये ऑनलाइन की कहानी है, लेकिन ऑनलाइन वाला ऐसे नहीं दिखाएगा जैसे मैंने आपको दिखाया, वो ऐसे दिखाएगा। कैसे? ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट, ये वाला कोड यहां से उठाओ, यहां डाल दो, फिर इस मैप को यहां से उठाओ, यहां डाल दो, और ये सारी कहानी खत्म। मैं तो पढ़ा रहा था, मैं टुकड़े टुकड़े, एक पे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो पढ़ना थोड़ी है, तो लिखना है, तो ये लिख दिया और ये हो गया। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बदल गया, की वैल्यू बन गई, वैल्यू की बन गई। तो सबसे पहले क्या होगा? पहले वो इस ऑब्जेक्ट से सारी एंट्रीज यानी उसको अरे में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे मैप करेगा, फिर जब उसको बदल देगा तो फ्रॉम एंट्रीज बदले हुए अरे से फिर ऑब्जेक्ट बना देगा। तो ये हमारा एक लाइन में काम हो गया। ठीक, सभी को बात समझ आ गई? तो अगर आपको ये फंक्शन है तो ये फंक्शन तो कर ही रहा है काम, बाकी मैनुअल भी कर लिया हम। ऑनलाइन बेच, कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, वही आपका स्टूडेंट के लिए। तो मैनुअल ऑब्जेक्ट अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए? मुझे रोल नंबर चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे एज चाहिए। तो इस तरीके से मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन मुझे अगर 100 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो मुझे बार बार हर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना पड़ेगा ना, रोल नेम एज, रोल नेम एज। ये तो प्रॉब्लम है कि भाई मुझे एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, मुझे तो ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। हो सकता है 10, हो सकता है 500, हो सकता है 1000। तो मुझे हर बार ये क्या क्या बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा? रोल नेम एज, रोल नेम एज, रोल नेम एज। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। और प्रॉब्लम समझ आ गई? वैसे आप पढ़ चुके हो, लेकिन अब सवाल ये कि याद किसको आता है? हाँ, आप क्लास बना सकते थे भाई। ऊप्स, आप पढ़ चुके पहले, कितनी मेहनत क्यों करें हम क्लास बना के, और उसमें कंस्ट्रक्टर बना देंगे। और ठीक है, तो आपने क्लास पहले पढ़ ली। हम थोड़ा सा 3 अलग अलग तरीके से काम समझेंगे, है ना। सबसे पहला बिल्कुल बेकार तरीका, बिल्कुल जिसम जुगाड़ तरीके, छोटे लेवल पे आप उसको यूज कर सकते हो कि भाई मुझे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, सिर्फ कुछ 3 प्रॉपर्टीज, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज रखनी, और मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार प्रॉपर्टी न लिखना पड़े। तो आप एक काम करो, आप एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, क्या? क्रिएट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहा कि देख भाई, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? रोल नंबर, नेम और एज। और जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा इन वैल्यू से और रिटर्न कर देगा। सिंपल सा फंक्शन, छोटे लेवल पे यूज किया जा सकता है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ob1 इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और आप इसको वो डेटा दे दो जो आपको रखना है। तो बेसिकली ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर जैसा काम कर रहा है। हम इसको यहाँ डेटा दे रहे हैं, ये डेटा रिसीव कर रहा है, और डेटा रिसीव करके ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, और ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देता है। तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कल से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना लूंगा, रोल नंबर बदल दूंगा, जो भी नाम देना होगा वो नाम दे दूंगा, जो भी एज देना होगी वो एज दे दूंगा। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। बार बार उस प्रॉपर्टी को बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको एक फंक्शन बना के फंक्शन के अंदर से मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत छोटे लेवल के लिए आप यूज कर सकते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम या कॉम्प्लिकेटेड में हम इसको यूज नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका, क्लास आप पढ़ चुके हो, क्लास और ऑब्जेक्ट सबने पढ़ी है, ऐसा तो कोई भी नहीं जिसने नहीं पढ़ा।
ये पहला तरीका हो गया, सिंपल। लेकिन अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, लीगल तरीका, जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने क्या किया, अब जो हम तरीका पढ़ रहे हैं ये सही, मतलब सही तो नहीं कह सकते, कहेंगे ये कहेंगे ओरिजिनल तरीका है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का। उसका एक नया पैटर्न आपने पहले पढ़ लिया, वो क्लास वाली कहानी। तो एडवांस वर्जन आप पहले पढ़ चुके हो, पुराना वर्जन अब मैं पढ़ा रहा हूं। इसे बोलते हैं प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन प्रोटोटाइप। और बोलोगे सर प्रोटोटाइप क्या? तो प्रोटोटाइप बिल्कुल वही, लगभग आप उसको मैच कर सकते हो क्लास से। क्लास मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्लास नहीं समझता, जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप समझता है। क्लास की कहानी तो बाद में आई, क्यों? ताकि यूजर को एक ऊप जैसा कंसेप्ट दिखे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है नहीं, बट सिर्फ ऊप जैसा सिंटैक्स दिखे। पर प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या किया मैंने, अगर आपको एक प्रोटोटाइप बनाना है, फंक्शन प्रोटोटाइप, आप एक फंक्शन बनाओगे। मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट? तो मैंने इसको नाम क्या दिया, स्टूडेंट। जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो इसका पहला कैरेक्टर कैपिटल देते हैं, ताकि थोड़ा सा फीलिंग अच्छी है। इसको फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं, लेकिन काम भी प्रोटोटाइप की तरह करेगा। कैसे? तो देखो, समझो। ये बन गया अब आपका फंक्शन। अब इसके अंदर कोड क्या लिखना है वो तो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप सवाल है कि सिर्फ प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट ऐसे बनाएंगे, न्यू, जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट प्रोटोटाइप फंक्शन को आपने कॉल किया, यहां से आपने डेटा सप्लाई किया। डेटा कहां जाएगा? ठीक है। अब क्लास का सिंटैक्स अगर आपको याद है तो क्लास के अंदर आप क्या बनाते थे? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में डेटा रिसीव करते थे, और डेटा रिसीव करके फिर उसको कैसे असाइन करते थे वेरिएबल में? दिस किसको रिप्रेजेंट करता था? उस ऑब्जेक्ट को। बस, तो यही चीज यहां पर है। दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। और जैसे आपने फंक्शन के अंदर दिस वाली कहानी लिखी, तो वीएस कोड में देखो, वीएस कोड में जैसे माउस लेके जाऊंगा तो ये क्या बोलेगा? क्या बोल रहा है ये? कंस्ट्रक्टर। ये फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा आपका, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा इनिशियलाइज करेगा। डेटा आप कहां दे रहे हो? ये दे रहे हो, राइट? और आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। सो ये है प्रोटोटाइप की कहानी। तो अगर हमने स्विफ्ट वाले को चलाया तो ये रहे आपके स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट, राइट? फिर फंक्शंस, आप बोलोगे सर अब हमने तो क्लास के अंदर फंक्शन भी बनाए हैं, तो बना सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने दिस डॉट शो, और इसको क्या दिया? एक फंक्शन, इस तरीके से। और इस फंक्शन के अंदर अब आपको जो भी कोड लिखना है, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा कि रोल नंबर से पहले मैं एक, और रोल नंबर कैसे लिखेंगे? दिस डॉट रोल। डायरेक्ट रोल तो लिख नहीं सकता मैं, ये तो वो लोकल वेरिएबल ढूंढेगा। फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? नेम। यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? एज। और यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने एज लिख दिया। तो ये फंक्शन, ऐसे जितने फंक्शन बनाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फंक्शन जब यहाँ बनाओगे तो दिस लगाना पड़ेगा। अब ये कंसोल करने की कोई जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर अब एक फंक्शनैलिटी भी आ गई। तो फंक्शन नेम इज व्हाट? शो। तो ob1 डॉट शो, ob2 डॉट शो। तो दो फंक्शन बनकर तैयार हो गए। ऐसे आप जितने ऑब्जेक्ट चाहो उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप, राइट? ये स्टूडेंट को क्या कहेंगे कि हमने क्या बनाया है? हमने एक स्टूडेंट प्रोटोटाइप बनाया है, और इस प्रोटोटाइप के फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये ओरिजिनल तरीका है आपका जावास्क्रिप्ट का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई जावास्क्रिप्ट के साथ? जब तक ये नोड नहीं आए थे, या जावास्क्रिप्ट सिर्फ अपने फ्रंट एंड पे ही चला करती थी, तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट का बंदा ही यूज कर रहा है उसको, तो उस वक्त बंदे को ही सब चीज आनी चाहिए थी। लेकिन नोड के बाद क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उस वजह से बहुत सारे डेवलपर आजकल जावास्क्रिप्ट यूज करने लगे। तो वो डेवलपर कहाँ से आ रहा है? सी से, C++ से, जावा से। तो उनके लिए सिंटैक्स
बड़ा अजीब है। क्यों? क्योंकि सी प्लस वाले बंदे ने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कंसेप्ट देखा है? क्लास वाला। जावा वाले ने भी वही क्लास का सिंटैक्स देखा है। तो जावास्क्रिप्ट में अपने आप को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने का ये मतलब नहीं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स आ गया, नहीं, ऊप्स नहीं आया है, प्रोटोटाइप का सिंटैक्स बदल दिया उसने। है चीज वही, बट उसको लिखने का तरीका उसने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया कि भाई आप ऐसे मत लिखो, आपको ये सिंटैक्स थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं आप ऐसे मत लिखो, हम बताते हैं कि इसको क्या करना है। तो वो सिंटैक्स आप पढ़ चुके हो, और वो सिंटैक्स ये था कि हम ऐसे नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्लास बना लेते हैं। तो क्लास का नाम क्या दिया? स्टूडेंट। और जब आपको डेटा इनिशियलाइज करना है तो उसने बोला कि उसके लिए क्या, उसके लिए कंस्ट्रक्टर दे दिया उसने। और कंस्ट्रक्टर के लिए हमको क्या सा कीवर्ड दिया उसने? कंस्ट्रक्टर। ये लो, तो ये पैटर्न बदल गया। और फंक्शन में फिर यहाँ दिस लगा हुआ था, फंक्शन तो आप सीधे बना लो क्लास में, तो ये कहानी भी बदल गई। तो बस वही आपका प्रोटोटाइप किस में बदल गया? क्लास में। नीचे की कहानी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो वही की वही है। तो वही प्रोटोटाइप लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा नया कर दिया। अब क्या हुआ कि दूसरे डेवलपर जब जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उनको इस सिंटैक्स में दिक्कत नहीं होती, उनका तो हाँ ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, जाना पहचाना सिंटैक्स है। क्लास लिख रहे हो आप, कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, शो बना रहे हो, कोड तो वैसे ही एग्जीक्यूट होना है जैसे कि पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है। लिखने का, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो तरीका है वो उन्होंने ऊप्स जैसा कर दिया कि आप क्लास बना लो, राइट, बजाय इसके कि आप इस पुराने तरीके को यूज करो प्रोटोटाइप। लेकिन आप काम इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अब नए स्टैंडर्ड आ गए तो हम इस पुराने स्टैंडर्ड को बेसिकली यूज नहीं करते। हम किसको यूज करते हैं? इस सिंटैक्स को, क्योंकि ये जांचा पर का सिंटैक्स है, इजी सिंटैक्स है थोड़ा सा। और ये कहानी तो आप पढ़ चुके हो, क्लास भी पढ़ ली, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया है ना, एनकैप्सुलेशन पढ़ा चुके हैं सर आपको, इनहेरिटेंस पढ़ा चुके हैं, ओवरराइडिंग, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है सभी को। ऑनलाइन पेज यस सर। सो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कहानी अब आपको समझ में आ गई कि कहीं पर भी आगे चल के अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो कौन सा सिंटैक्स यूज कर लेंगे? क्लास वाला मोस्टली, है ना। और इसमें सुपर की कहानी और दिस की कहानी वो सारी चीज कंप्लीटेड है, राइट। तो इसको हम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, राइट। सिंटैक्स आपको समझ में आ जाना चाहिए था। बस अब एक प्रॉब्लम है, जो कुछ फंक्शंस अब आपको समझने हैं। ये दो फाइलें ओपन करके रख लें हम पहले, और अच्छा ये तो मैं सब वो पढ़ा, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, भले मैं प्रोटोटाइप यूज करूं या मैं क्लास का सिंटैक्स यूज करूं, दिस का मतलब दिस एक कीवर्ड है जो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिस ऑब्जेक्ट से आपने अभी इस फंक्शन को कॉल किया था। तो अगर मैं ob1.show लिख रहा हूं और ये फंक्शन अगर एग्जीक्यूशन में आ रहा है तो दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ob1 को। जब आप ob2.show लिखोगे तो दिस ob2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट को जिसने करंटली अभी उस फंक्शन को कॉल किया था। तो दिस हम तभी यूज कर सकते हैं या तो क्लास के अंदर या प्रोटोटाइप के अंदर, राइट। लेकिन अब सिचुएशन आएगी, रिएक्ट में ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसकी कहानी हम समझ लेते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैंने क्या किया कि मैंने शो नाम का जो फंक्शन आपने अंदर बनाया था इसको कॉपी किया और इसको मैंने एक बाहर एक फंक्शन बना दिया। अब सवाल ये कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका ना तो क्लास से लेना देना है और ना ही प्रोटोटाइप से, ठीक। इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ? दिस डॉट रोल, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एड। सो प्रॉब्लम आती है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी स्पेसिफिक क्लास से जुड़ा नहीं है, जो किसी स्पेसिफिक प्रोटोटाइप से जुड़ा नहीं है, तो अब तो यहाँ दिस का कोई कंसर्न है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसको दिस समझाना चाहता हूं। यानी कि मैं क्या चाहता हूं कि भैया मेरे पास मान लो मैं कोई बेसिक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, क्या
रोल, वही नेम, वही एज। ऐसे मान लीजिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तीनों की एज अलग है, तीनों के नाम अलग हैं, तीनों के रोल नंबर अलग हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो ये इन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे कि कोई क्लास नहीं है यहाँ पे, कोई प्रोटोटाइप नहीं है। तो प्रॉब्लम है कि ये काम होगा कैसे। अभी आप सोचो कि चलो सर शो को हम कॉल करके देखते हैं पहले। तो शो को किसी ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं क्या? नहीं, फंक्शन के नाम से जो है। और ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल कर नहीं सकते क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का और इस फंक्शन का आपस में कोई कनेक्शन तो है ही नहीं, राइट? तो मैं शो को डायरेक्ट ही कॉल कर सकता हूं। अब शो को डायरेक्ट कॉल करूंगा तो अनडिफाइंड देगा, क्योंकि उसको दिस कहां से मिलेगा ही नहीं ना। दिस तो तब मिलता है जब आप उस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करो, तो उसको दिस ही नहीं मिला, और जब दिस नहीं मिला तो दिस का रोल नंबर तो मिलने से रहा, जब दिस ही नहीं है तो उसका रोल नंबर कहां से आएगा। फिर हमने सोचा चलो सर एक काम करें, इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करके देखते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो वो कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट के पास तो शो नाम का फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं ना। आपके ऑब्जेक्ट में शो नाम का कोई फंक्शन थोड़ी, आपके ऑब्जेक्ट के तो 3 ही प्रॉपर्टी है, रोल प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी और एज प्रॉपर्टी। शो नाम की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो न तो आप इसको ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो, नहीं आप इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि क्या मैं एक्सप्लिसिटली इसको दिस समझा सकता हूं। जब आप क्लास बनाते हो तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है। क्यों? क्योंकि आप इस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे। जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हो तब भी ये दिस अपने मन से समझ जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को आप किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे। अब मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। और ऐसा क्यों होगा मैं आपको समझाता हूं, ऐसा क्यों होगा। ऐसा अब हम कब करेंगे कि भैया मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं स्टूडेंट का, मैं उसमें कुछ डेटा इनिशियलाइज करवाना चाह रहा हूं, रोल नेम एज, और मैं कुछ अपने मन से कुछ फंक्शनैलिटी देना चाह रहा हूं। तो हम इस क्लास के अंदर जितने अलग अलग फंक्शंस चाहे बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट कोई और बना रहा है, राइट? यानी कि क्लास मेरे पास नहीं है, क्लास किसी और मॉड्यूल के पास है, और उसने मान लो क्लास बना रखी है, उस क्लास के अंदर उसने कोई फंक्शन नहीं दे रखा, उसने तो सिर्फ रोल नेम एज कंस्ट्रक्टर बना के प्रॉपर्टी बना के 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। वो 3 ऑब्जेक्ट मुझे दे दिए। अब वो क्लास मेरे पास नहीं है, वो क्लास मेरी नहीं है, ठीक? अब मैं एक फंक्शन चाह रहा हूं जो इन ऑब्जेक्ट से डील करे। मैं इसको ऑब्जेक्ट 1 से भी चला पाऊं, ऑब्जेक्ट 2 से भी चला पाऊं, ऑब्जेक्ट 3 से भी चला पाऊं, और ये दिस को समझे कि मैं किस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूं, किस ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो ये फंक्शन मैं उस क्लास में तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्लास मेरी है ही नहीं। हाँ, अगर मैंने ही बनाया होता तो मैं तो मेरी क्लास के अंदर शो डाल देता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट बना कोई और रहा है, यूज मुझे करना है। तो जिसने बनाया है उसने फंक्शन नहीं डाला, लेकिन मुझे तो फंक्शनलिटी चाहिए, राइट? तो अब प्रॉब्लम है कि ये काम होगा कैसे। ये मैं चाहता हूं कि ये दिस को समझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। रन टाइम पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, और मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे दिस को समझे, यानी कि मैं इसको एक्सप्लिसिटली दिस की वैल्यू समझाना चाह रहा हूं कि भैया दिस का मतलब क्या, कि जब मैं इस फंक्शन को चलाऊं तो इसको मैं समझा दूं, दिस का मतलब कौन, OB1, राइट? या फिर OB2 या फिर OB3, मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं दिस बाइंडिंग। दिस को बाइंड करना एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिट नहीं। इम्प्लिसिट तो ये रहा ऑटोमेटिक, या तो प्रोटोटाइप बनाओ या क्लास बनाओ, तो वो इम्प्लिसिट समझ जाता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर है। तो जब आप इस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि भैया दिस का मतलब क्या है। लेकिन अब तो ये दोनों अलग अलग चीज है, ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है, फंक्शन एक अलग चीज है। तो मुझे बाहर से वो कनेक्शन समझाना पड़ेगा, इंटरनली तो कोई कनेक्शन बन नहीं रहा, राइट? अब वो समझाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं, राइट? बाइंडिंग करने के लिए, दिस को बाइंड करने के कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। अब वो फंक्शंस आपको समझने हैं। लेकिन अब आपको एक और अजीब सी चीज देखने को मिलेगी। अभी तक आपने अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े हैं, है ना? जैसे लॉग, ये रहा एक फंक्शन। इस लॉग फंक्शन को आप किसके थ्रू चला सकते हो? कंसोल के थ्रू, ठीक? पुश
पुश फंक्शन पढ़ा था एक अरे के साथ, पॉप अरे के साथ, स्प्लाइस फिल्टर अरे के साथ, कीज ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। कोई ना कोई सा फंक्शन किसी न किसी टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है। कुछ अरे के फंक्शंस पढ़े हैं आपने, कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े हैं आपने, कुछ ऑब्जेक्ट के फंक्शंस पढ़े हैं, वो सब हो गया। लेकिन अब जो कहानी पढ़नी वो ये कि फंक्शन के भी फंक्शन होते हैं, फंक्शन के भी फंक्शन। क्योंकि फंक्शन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। ये शो नाम का जो फंक्शन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही है अपने आप में, फंक्शन टाइप का है। तो क्या हुआ, जैसे अरे, अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। उसी तरीके से फंक्शन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फंक्शन के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो ये रहा मेरा शो, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इसके अंदर बाइंड करना है किसको, किसी ऑब्जेक्ट को। तो इस फंक्शन में अगर आप डॉट लगाओगे तो आपको फिर दूसरे फंक्शन मिल जाएंगे। ये फंक्शन के फंक्शंस हैं, राइट। उसमें सबसे पहला फंक्शन है आपका कॉल, शो डॉट कॉल। कॉल कहता है कि मुझे वो ऑब्जेक्ट दे दो जो आपको बाइंड करना है इंटरनली। मैंने बोला OB2, और अब जब ये शो फंक्शन चलेगा तो ये रहा तुम्हारा गोपाल, उसने दिस बाइंड कर दिया बाहर से एक्सटर्नली, वो समझ गया दिस का मतलब है। कॉल फंक्शन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल अ मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग अनदर ऑब्जेक्ट फॉर द करंट ऑब्जेक्ट। दिस को बाइंड करने के लिए तो इसको पैरामीटर में आप क्या दोगे, द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड टू द करंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट सप्लाई करो जो करंट ऑब्जेक्ट की तरह डील करे। करंट ऑब्जेक्ट मतलब दिस, जबकि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, बट फिर भी ये दिस समझ गया किसके थ्रू, कॉल फंक्शन के थ्रू। अब डायरेक्टली करते तो वो नहीं करता, डायरेक्टली कॉल करोगे तो वो तो अनडिफाइंड दे देगा कि उसको दिस समझ में नहीं आएगा। बट विद द हेल्प ऑफ कॉल फंक्शन आप उसको ऑब्जेक्ट सप्लाई कर दो। इस बार मैंने OB3 सप्लाई किया, तो अब जब ये फंक्शन चलेगा तो मीना का रिकॉर्ड आया। मैं अगर यहां से OB1 सप्लाई करता तो विकास का रिकॉर्ड आता। बात समझ आ गई सभी को? कॉल फंक्शन समझ आ गया, कॉल फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ऑनलाइन बेच ऑनलाइन वाले कहाँ चले गए? योगिता, जयश्री, सर आ रहे, ठीक है। सर सो रहे तो बोल नहीं पा रही। ओके, नाउ अब इसका एक जुड़वा भाई है कॉल का। जुड़वा मतलब बहुत कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ छोटे बहुत माइनर चेंजेस होंगे। बेसिकली सर कॉल जो है ये दिस बाइंड करने का काम कर रहा है किसी फंक्शन के अंदर, कि ये सब फंक्शन जिसके अंदर मैं दिस यूज करना चाह रहा हूं, बट ये किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है इंटरनली। तो मैं बाहर से उसको समझा दूं कि देख भाई अब जब तू चलेगा तो दिस किसको मानेगा, तू OB1 को मानेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तेरा उस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखो ये कैसी कहानी है, देखो मैं आपको समझा देता हूं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में आपको समझा देता हूं। जैसे डेली लाइफ में आपका एक कनेक्शन समझो, है ना, कौन, आपके पिताजी। तो जैसे मैं बोलता हूं कि आपके पापा, तो तुमने कनेक्शन बिठा लिया ना। ये मुझे तो नहीं बताना पड़ा कौन, क्योंकि वो तो इम्प्लिसिट है, ठीक। लेकिन मान लो कि हम उस इम्प्लिसिट कनेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे कि हम एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं कॉलेज के लिए। उसमें कोई ड्रामा प्ले हो रहा है ना, उसमें तुम रोल निभा रहे हो बच्चे का, और ये तुम्हारे तो वहां तो मुझे समझाना पड़ेगा ना, वहां तो तुम अपने मन, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे इम्प्लिसिट कनेक्शन, रियल कनेक्शन तो वो है। तो सिर्फ ड्रामे के लिए, सिर्फ ड्रामे के टाइम पे तो मुझे बताना पड़ेगा, देख भैया तू इस ड्रामे में कौन सा रोल कर रहा है, बच्चे का, तेरे पिताजी कौन, नहीं। और इसको समझाना पड़ेगा भी तू पिताजी का रोल कर रहा है, तेरे लिए बच्चा कौन। तो ये अलग से मुझे समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कोई रियल कनेक्शन तो बन ही नहीं रहा, ये तो ड्रामेटिकल है। और दूसरा एग्जांपल आपको यही मिला। यस पापा। अब इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना देखो छेड़ने के लिए। तो ये कनेक्शन बाहर से मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट कनेक्शन नहीं है।
आ गई बात समझ में? क्योंकि इन दोनों का कोई लेना देना है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट अलग बन रहा है, ये फंक्शन अलग है, तो मैं इस फंक्शन को अगर डायरेक्ट चलाऊंगा तो इसको थोड़ी पता कि दिस कौन, तो इसको तो मुझे बाहर से अगर समझाना तो कैसे समझाऊं, तो उसके लिए फंक्शन दिए जावास्क्रिप्ट ने कि इस फंक्शन के थ्रू आप उस फंक्शन को समझाओ कि भैया तेरे को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो दिस किसको मानना, OP1 को। लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, क्योंकि ये रियल कनेक्शन नहीं है। आपने एग्जीक्यूट किया उस वक्त उसने दिस किसको माना, OP1 को, उसने चला दिया। लेकिन आप दोबारा कॉल करोगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट दे देना। भैया ड्रामा एक ही बार थोड़ी हो रहा है, दोबारा ड्रामा फिर दोबारा हुआ, इस बार फिर इसने बच्चे का रोल किया। लेकिन उस वक्त हो सकता है कि ये भैया गांव गया था छुट्टी पे, उस वक्त पिताजी पूरी क्लास को भाई बना सकते थे जरा। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, बच्चा जितनी बार आराम सर, जितनी बार ड्रामा प्ले होगा, भले भाई का रोल हो या दोस्त का रोल हो, तो रोल तो बदलेंगे ना, बस यहाँ बदल रहा है। जितनी बार मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं उसको हर बार ऑब्जेक्ट देता जा रहा हूँ, क्योंकि तो एक्सप्लिसिट कनेक्शन है, टेम्परेरी कनेक्शन है। फंक्शन एक बार चलाया, ऑब्जेक्ट बता दिया, दूसरी बार चलाऊंगा दूसरा ऑब्जेक्ट बताऊंगा, तीसरी बार चलाऊंगा तीसरा ऑब्जेक्ट बताऊंगा। ये कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं है। हर बार पापा बात समझ आ गई होगी सबको? ठीक, तो पूछो कि नहीं पूछो? ठीक है। तो अब कॉल की हम बात कर रहे थे। कॉल का एक थोड़ा सा सगा भाई है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो वो फंक्शन है अप्लाई। अब आपने अप्लाई चला के देखा, राइट? अब हम देखें अप्लाई से कुछ फर्क पड़ता है, तो हमने यहाँ चलाया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आप समझो, जो काम कॉल कर रहा था वही काम अप्लाई भी करेगा, बट छोटा सा फर्क है। बस क्या फर्क है? मान लीजिए ये जो फंक्शन आपने बनाया था जिसमें आप दिस बाइंड करवाना चाह रहे थे, इसके अगर कोई अपने खुद के आर्गुमेंट होते तो हो सकता था ऐसे ही जरूरत कि शो नाम का जो फंक्शन है उसके पास खुद के कुछ आर्गुमेंट, ये कुछ आर्गुमेंट भी रिसीव कर रहा है, मान लिया, तो मैंने ए और बी दे दिए। अब यहाँ पे console.log a, b, राइट? तो अब कॉल और अप्लाई में दोनों में प्रॉब्लम है। क्या? हम इस फंक्शन को कॉल तो कर ही नहीं रहे, शो ब्रैकेट लगा के, तो आर्गुमेंट कैसे देंगे? तो अभी आप देखो, मैंने डायरेक्टली कॉल किया तो ए और बी की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, आई ऊपर, और यही काम आप अप्लाई में करोगे तो भी अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि हम फंक्शन को कॉल तो कर ही नहीं पा रहे डायरेक्टली, तो हम आर्गुमेंट कैसे सप्लाई करेंगे? तो लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, बस। तो फर्क यहां पर है। कॉल कहता है कि मैं इसको कॉल करूंगा, इस OB1 को इसके साथ बाइंड कर दूंगा, लेकिन अब अगर इसमें कुछ आर्गुमेंट हुए तो अब ये ऑपरेटर आपको आता है, कौन सा है ये? रेस्ट। वो आर्गुमेंट जो आपको इस फंक्शन को देना है वो आप यहाँ रेस्ट के थ्रू मुझे समझा दो। मैंने बोला 44 और 55, तो देखो मिल गया उसको 44 55। डॉट नहीं लगाने पड़ेंगे, फंक्शन को डिफाइन करते हुए डॉट लगाने पड़ते हैं, ये तो आर्गुमेंट सप्लाई कर रहे हैं, ये तो वैल्यू दे रहे हैं, तो कॉमा सेपरेटेड जितनी वैल्यू देना हो उतनी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। तो कॉल का जो सेकंड आर्गुमेंट है वो रेस्ट है, जबकि यही काम अगर आपको अप्लाई से करना है तो अप्लाई का सेकंड आर्गुमेंट रेस्ट नहीं है, ये अरे है, बस इतना सा फर्क है। इसको अरे में डेटा देना पड़ेगा, न कि रेस्ट में, एक अरे बना के देना पड़ेगा, बस। बाकी कॉल और अप्लाई में कोई फर्क, बोथ आर सेम, राइट? ऑनलाइन पेज दोनों फंक्शन समझ में आ गए कि कॉल क्या कर रहा है और अप्लाई क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो सर हम फिर यूज कर सकते हैं कॉल या अप्लाई जब भी आगे चल को रिएक्ट में जरूरत पड़ेगी। वैसे रिएक्ट में इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, इसके चचेरे भाई की जरूरत पड़ेगी जो तीसरा अब आ रहा है ना? अब देखो तीसरे में फर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं,
यहां पर दोनों फंक्शन में जो सिमिलैरिटी है वो ये कि ये दोनों फंक्शन एक साथ दो काम कर रहे हैं, बाइंडिंग और एग्जीक्यूशन। जब मैं शो कॉल फंक्शन को कॉल करता हूं, ऑब्जेक्ट दिया मैंने, तो इंटरनली क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को दिस के साथ बाइंड भी करेगा और हाथों हाथ इस फंक्शन को एग्जीक्यूट भी करेगा। अप्लाई भी वही करेगा, इस ऑब्जेक्ट को बाइंड करेगा और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अब आगे चल के जरूरत ही पड़ सकती कि मुझे बाइंडिंग और एग्जीक्यूशन साथ में नहीं करवाने, मुझे बाइंडिंग अलग करवानी है और एग्जीक्यूशन। क्या हुआ, दो ड्रामा तो हो गए थे, नहीं मैं नहीं मान रहा है ना। अब तीसरा क्या हुआ कि मुझे पता लगा कि आज क्या तारीख है, 10 फरवरी, है ना। एक ड्रामा होने वाला है 22 फरवरी को। ड्रामा कब होने वाला है, 22 फरवरी। तब उस तारीख तो मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं 22, मैं पूरे फरवरी मार्च हुई नहीं। मुझे बस इसको अभी बाइंड करके रखना है कि देख 22 तारीख को जो ड्रामा होगा उसमें तू बेटा बनेगा, नहीं कॉलेज ही छोड़ दिया। अभी ड्रामा अभी हो नहीं रहा, ड्रामा 22 को होगा। अभी सिर्फ मैं बाइंडिंग करके छोड़ना चाह रहा हूं ताकि इसको समझ में आ जाए कि उस ड्रामे के रोल में पिताजी कौन बनने वाले हैं। अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, अभी ड्रामा नहीं हो रहा, बस मैं बाइंडिंग करके चला गया। अब जब ड्रामा होगा तब होगा। यहां क्या हो रहा है, यहां तो हाथों हाथ ड्रामा हो ही रहा है, मतलब कोड एग्जीक्यूट हो ही रहा है। तो सिर्फ बाइंडिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है और वो है शो डॉट बाइंड। बाइंड कहता है मुझे ऑब्जेक्ट बता दो। हाँ मैम, और लिया है मैडम, वो तो जज नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, अलमारी बनवा दो, इकट्ठा करता जाऊंगा मैं। ये भी रिएक्ट के है। अरे आप प्रैक्टिकल टेस्ट ले लो यार मैडम, ये क्या है ये। हाँ सर भी बोला। चलो अब मैंने कॉल और अप्लाई की जगह कौन सा फंक्शन ले लिया, बाइंड। अब देखिए बाइंड क्या करता है, तो देखो बाइंड कुछ कर ही नहीं रहा क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये सिर्फ बाइंडिंग करता, बाइंडिंग करके रख लेता अपने पास। और रखेगा तो कहाँ, ये आपको एक नया फंक्शन देगा, तो मैं इसको एक fun1 में, ये आपको बाइंडिंग करके एक नया फंक्शन देगा। ये कहेगा कि तुमने जो फंक्शन दिया था इसको नहीं पता था कि दिस क्या है, अब तुम बता दो बाइंड के थ्रू OB3। मैं एक आपको एक नया फंक्शन दे दूंगा, इस फंक्शन को पता है कि दिस कौन है, दिस कौन, OB3। अब तुमको जब जरूरत पड़े जब चला देना, जरूरी नहीं कि अभी चलाओ, और जब चलाओगे मीना का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा और A और B की वैल्यू। तो अब तो आप कॉल कर पा रहे हो, अब तो कॉल कर पा रहे हो ना, अब तो दे दो जब आप कॉल कर रहे हो। ये मिल गई 2345। अब इससे फायदा, अगर बाइंडिंग तो एक बार हो गई, अब तो तुम बार बार कॉल कर सकते हो, लेकिन A और B की वैल्यू तुम अलग अलग दे सकते हो। बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग हमेशा OB3 आएगा, लेकिन वो आर्गुमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले 2345 थे, अब बाइंडिंग अलग, एग्जीक्यूशन अलग, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। राइट, बाइंडिंग करोगे तो हाथों हाथ कोड वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मुझे बाइंडिंग एक बार करके रखनी कि मैंने कर दी, मैंने तो को समझा दिया कि इसका मतलब ये। अब मैं उस फंक्शन को एक बार चलाऊं, 10 बार चलाऊं, 1000 बार चलाऊं, तो बार बार मत पूछना कि ऑब्जेक्ट कौन, तो दिस इज द बाइंडिंग। ये फंक्शन आपको रिएक्ट में काम आएगा एक जगह पे, तो उस वक्त आपको याद आना चाहिए हाँ बाइंडिंग हमको यहाँ पे यूज करनी है। बाइंडिंग करके एक बार रख दो, फिर आपको जितनी बार चलाना है उतनी बार आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाइंडिंग अलग हो रही है, एग्जीक्यूशन अलग हो रहा है। राइट, सर ये बाइंड वाला थोड़ा सा बाइंड यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट भी तो हो रहा है हाथों हाथ, ये एग्जीक्यूट नहीं करता, ये बाइंडिंग करता है। आपने जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन के दिस को OB3 से बाइंड कर देगा और आपको एक नया फंक्शन देगा। इस फंक्शन में ये OB3 बाइंड है, जितनी बार आप fun1 चलाओगे आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और आपको OB3 की वैल्यू डिस्क में मिल जाएगी। बाइंडिंग आप अलग कर सकते हो, एग्जीक्यूशन आप अलग कर सकते हो। ठीक है, बस अब एक लास्ट चीज, अगर बाइंडिंग भी कहता है कि जब आप वैल्यू बाइंड कर रहे हो तो आप वो आर्गुमेंट की वैल्यू बता दो रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू।
तो अगर आपने यहाँ पे 100 और 200 बता दिए होते तो फिर सवाल आता सर ये 100-200 मानेगा या ये जो मैं दे रहा हूं ये मानेगा? नहीं, फिर वो बाइंडिंग करते वक्त आपने जो दिए थे वही मानेगा, इन आर्गुमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सर वो तो परमानेंट हो जाएंगे। हाँ, तो अगर आप बाइंडिंग करते हुए चाहते हो कि मैं आर्गुमेंट फिक्स करना चाहता हूं तो यहां दो, और आप चाहते नहीं आर्गुमेंट तो हम जब कॉल करेंगे तभी देंगे, तो यहां वैल्यू मत देना, फिर आप जब भी कॉल करोगे आप अलग अलग आर्गुमेंट दे पाओगे। लेकिन बाइंडिंग करते वक्त अगर आपने इसको डेटा दे दिया तो फिर इस डेटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, फिर वो वही वैल्यू उठाएगा जो आपने बाइंडिंग करते वक्त दी थी। तो फिक्स करना है तो यहां दो, और हर बार डायनेमिक रखना है तो बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक, मैं आपको कुछ पिछले महीने कुछ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.